हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग जो है, पंजाब में कैप्टन बदला पर खींचातान बरकरार। आपने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा उन्हें शपथ भी दिला दी गई है। लेकिन अभी भी जो प्रदेश कांग्रेस है उसमें खींचातान जारी है। प्रदेश अध्यक्ष जो है नवजोत सिंह सिद्धू, कहीं ना कहीं वो भी उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के, तो जब वो नहीं बन पाए हैं तो उनके मन में भी ये बात रह गई है। और जो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनको हटा दिया गया था। तो ये पूरी खींचातान जो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में चल रही है, उसी पर है ये न्यूज़। पंजाब में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री का दांव खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर नेतृत्व को लेकर खींचातान कम नहीं हुई है। जातीय संतुलन बिठाए हुए दो उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रांधवा और ओपी सोनी भी बनाए गए हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस पर घमासान शुरू हो गया है। रूपनगर जिले के चमकौर साहिब से तीसरी बार विधायक बने 58 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी को सोमवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आए। राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद कैप्टन की कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री रहे ब्रह्मा मोहिंद्रा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना रविवार तक तय माना जा रहा था। कई जगह उनको बधाई देते होर्डिंग्स तक लगा दिए गए थे, लेकिन सोमवार सुबह उनकी जगह अमृतसर से विधायक व निवर्तमान मंत्री ओपी सोनी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगले महीने से फिर कोरोना टीके का निर्यात। देश में अब जबकि बिना अवरोध तेज वैक्सीन उत्पादन और रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन गति पकड़ चुका है, तो भारत फिर से मित्र देशों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार है। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत फिर से कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक भारत कोवैक्सीन कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत अक्टूबर से वैक्सीन का निर्यात शुरू करेगा। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गावी के तहत कोवैक्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गावी के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत विकासशील और कम विकासशील देशों को वैक्सीन निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल अप्रैल में भारत ने देश में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी और तब तक भारत 100 देशों को वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज का निर्यात कर चुका है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में भाग लेने अमेरिका जा रहे हैं, जहां वैक्सीन के मसले पर चर्चा होगी। इस लिहाज से भारत के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भावी रणनीति की दिशा तय करेंगे क्वाड के नेता। 24 सितंबर 2021 को अमेरिका में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली शिखर बैठक क्वाड के इतिहास का एक अहम होगा। इन चारों देशों का गठबंधन क्वाड के शीर्ष नेताओं की आपस में होने वाली यह पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इस साल मार्च में इन नेताओं की वर्चुअल बैठक में जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी, उन पर विस्तार से आगामी बैठक में चर्चा होगी। जानकारों के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की भूमिका की दिशा तय करने वाली अभी तक की यह सबसे बड़ी बैठक होगी। इसमें सैन्य मुद्दों पर सहयोग के कई आयामों पर सहमति बनने के प्रयास तो होंगे ही, साथ ही ढांचागत विकास और महामारी से जुड़े कुछ अहम मुद्दों को भी गति मिलेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में तकरीबन 33 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना भी इस बैठक में ठोस रूप ले सकती है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी चारों देशों का समूह है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक होगी।
मोदी की बाइडेन व सुगा के साथ यह पहली मुलाकात होगी। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अन्य नेताओं के साथ होने वाली द्विपक्षीय मुलाकातों में जो मुद्दे उठेंगे उसमें क्वाड से जुड़े मुद्दे सबसे अहम होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजस्थान ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद गंभीर होते हालात के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सोमवार को फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मुद्दे के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग के मामलों पर भी चर्चा की है। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री से फोन पर हुई अपनी चर्चा की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि ऑस्टिन ने उनकी बातचीत गर्मजोशी से की है। इस दौरान हमने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री के अनुसार क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा के क्रम में अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर भी बातचीत हुई है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस दरमियान आपसी संवाद के लिए सिलसिले को जारी रखा और भारत अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बच्चों की पढ़ाई पर सरकार सचेत, कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर के स्कूल खोलने जाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार खुद सचेत है, इस बारे में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। याचिका 12वीं के नाबालिग छात्र ने दाखिल की थी। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह छात्र से कहे कि पढ़ाई पर ध्यान दे, इन संवैधानिक निदान के चक्कर में न पड़े। ये टिप्पणियां जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के एक छात्र की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए की है। पीठ का रुख देखते हुए वकील ने याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश मल्होत्रा से कहा कि याचिका में देश भर में स्कूलों को समयबद्ध तक कार्यक्रम के मुताबिक खोलने का आदेश मांगा गया है। कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि परस्पर आदर से ही तय होंगे चीन से रिश्ते, ये स्टेटमेंट दिया है हर्ष श्रृंगला ने। भारत ने चीन के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि अगर दोनों देशों के रिश्तों को तनाव रहित बनाना है तो सीमा पर अमन व शांति बनाए रखनी होगी। उसके लिए ये करना होगा कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का कहना है कि चीन के साथ रिश्तों का भविष्य 3 परस्पर व्यवहारों से तय होगा। यह है एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना। श्रृंगला का यह बयान और भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद आया है और जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत चीन के साथ रिश्तों को सभ्यताओं के टकराव के संदर्भ में नहीं देखता और दोनों देशों को आपसी आदर भाव के आधार पर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधरी भारत की स्थिति। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार आया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी इंडेक्स में 2 स्थान सुधरकर भारत इस साल 46वें स्थान पर पहुंचा है। 2015 में इसकी रैंकिंग 81वीं थी, 81 थी। यह रैंकिंग भारत सरकार की एवं निजी शोध संस्थाओं द्वारा शानदार काम और बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमाण है। WIPO ने कहा है कि वह इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव को समझने का आधार बना है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2019 में प्रकाशित NRC की सूची अंतिम। असम के विदेशी नागरिक ट्रिब्यूनल ने 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अंतिम मान लिया है। हालांकि अभी इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। असम के करीमगंज जिले में स्थित ट्रिब्यूनल ने एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित करते हुए कहा कि अभी राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी होना है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि असम में 2019 में प्रकाशित NRC अंतिम है। FT ने भले ही अगस्त 2019 में प्रकाशित असम के NRC को अंतिम मान लिया है, लेकिन राष्ट्रीय जनसंख्या महापंजीयक ने इसे अभी अधिसूचित
नहीं किया है। यह निर्णय विदेशी नागरिक ट्रिब्यूनल 2 के सदस्य शिशिर डे ने सुनाया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि रेडीमेड गारमेंट्स को महंगा करेगा जीएसटी काउंसिल का फैसला। आगामी 1 जनवरी से 1,000 रुपए से कम दाम वाले रेडीमेड गारमेंट्स यानी सिले सिलाए वस्त्र महंगे हो सकते हैं। खरीदारों को ऐसे अपैरल के लिए 7% तक अधिक कीमत देनी पड़ेगी। जीएसटी काउंसिल ने अगले वर्ष 1 जनवरी से गारमेंट के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने का फैसला किया है, जिसके तहत गारमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। गारमेंट कारोबारी का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से कपड़ों की कीमत में पिछले एक साल में पहले ही 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब और बढ़ोतरी होने पर कपड़े की बिक्री प्रभावित होगी। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में बिकने वाले 85% गारमेंट 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होते हैं। गत शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल से जुड़े इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार करने की घोषणा की गई थी, जिसे आगामी 1 जनवरी से लागू किया जाना है। हालांकि अभी इसे आधिकारिक रूप नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि अगले बजट की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से होगी शुरू। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने को 12 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू करेगा। अगले साल के बजट में मांग को बढ़ाना, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को 8% से अधिक वृद्धि के रास्ते पर बनाए रखने और जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन द्वारा जारी बजट सर्कुलर के मुताबिक प्री बजट बैठकों की शुरुआत 12 अक्टूबर 2021 से होगी। निर्यात बढ़ाने के लिए नए उत्पाद और बाजारों पर देना होगा ध्यान, ये बोला है फियो ने। निर्यात इकाइयों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फियो ने कहा है कि वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। फियो के प्रेसिडेंट ए शक्तिवेल ने कहा है कि अक्टूबर तक ऑर्डर बुकिंग की स्थिति उत्साहजनक है, लेकिन नकदी संकट और नीतिगत मोर्चे पर अनिश्चितता के चलते निर्यातक आगे ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं है। संगठन की वार्षिक आम सभा में शक्तिवेल ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में कंटेनरों की कमी, शिपिंग ऑनलाइनों के बार बार बंद होने और अत्यधिक माल ढुलाई दरों का मुद्दा उठाया गया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मिले बढ़ावा, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है कि नॉर्वे ने एक अहम फैसला लिया है कि वर्ष 2025 के बाद वहां केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। डेनमार्क और नीदरलैंड ने इसकी मियाद 2030 तक तय की है। इंग्लैंड ने इसके लिए 2035 की समय सीमा निर्धारित की है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया भी बिल्कुल इंग्लैंड के नक्शे कदम पर है। इन संकेतों से स्पष्ट है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण कम होता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अमूमन शहरों में तो बिजली बनती नहीं, लेकिन जिन इलाकों में बिजली का उत्पादन होता है वहां के पर्यावरण पर जरूर इसका कुछ असर पड़ेगा। फिर भी इलेक्ट्रिक कार शहरों में बेलगाम बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद करेगी। किसी भी उत्पाद की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता में उसकी कीमत एक अहम कारक होती है। इलेक्ट्रिक कारों के मामलों में सुकून की बात यह है कि उसमें लगने वाली बैटरी के दाम घटने लगे हैं। यही बैटरी इलेक्ट्रिक कार की लागत एक बड़ा हिस्सा होती है। बैटरी के दाम घटने का असर इलेक्ट्रिक कार की कीमत पर भी दिख रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अध्ययन के अनुसार 2019 में पेट्रोल की कार का दाम $24,000 था, जो 2021 में $25,000 हुआ। वहीं 2025 में इसके $26,000 होने का अनुमान है। इसके उलट इलेक्ट्रिक कार के दाम में कमी आई है। 2019 में इलेक्ट्रिक कार का मूल्य $50,000 था, जो 2021 में $39,000 रह गया, और 2025 में पेट्रोल कार से भी सस्ता यानी $18,000 होने का अनुमान है।
इसलिए आश्चर्य नहीं है कि चीन में इस वर्ष की पहली तिमाही में 5 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं और यूरोप में 4.5 लाख कारों की बिक्री हो चुकी है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन के अनुसार कई अर्थशास्त्रियों ने इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। उनमें से 10% ने सब्सिडी की जगह पेट्रोल वाहनों पर कार्बन टैक्स की वकालत की है। इन दोनों तरीकों से पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाती है। अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी देने से सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल कार पर कार्बन टैक्स लगाने से सरकार को राजस्व मिलेगा। फिर भी हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार से प्रदूषण का सिर्फ स्थान परिवर्तित होता है, यह बिजली खपत वाले इलाकों से बिजली उत्पादन क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होता है। यदि 100 पेट्रोल कारों के स्थान पर 500 इलेक्ट्रिक कारें चलने लगेंगी तो प्रदूषण कम नहीं होगा, सिर्फ उसका स्थान बदल जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर बोझ कम करना होगा, इसलिए सरकार को सार्वजनिक यातायात सुविधाओं में भी तेजी से सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार तमाम शहरों में मेट्रो रेल चलाई जा रही है, उसी के समांतर छोटे शहरों में बस की व्यवस्था को सुदृढ़ करें और तो लोगों की व्यक्तिगत कार में यात्रा करने की जरूरत कम हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, इतिहास लेखन को देनी होगी नई दृष्टि। इसमें जो भारत के इतिहासकारों को यानी कि इतिहासकारों से कहा गया है कि उन घटनाओं को लिखे जो अभी तक विश्व के पटल पर, भारत के पटल पर प्रकाशित नहीं हुई है। हालांकि इसमें हमारे लिए कोई खास पॉइंट नहीं है जिसे डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल है, टीकों पर संकीर्ण रवैया। दूसरे देशों को निर्यात जो करने की बात कही गई है उस पर लिखा गया है आर्टिकल, जो हम पहले पेज पर ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। नेक्स्ट न्यूज है कि नगद पुरस्कार का साझा पुल चाहते हैं अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार का साझा पुल तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को समान लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों धन जमा करें। ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस बैठक का आयोजन भारतीय खिलाड़ियों की भविष्य के ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का खाका तैयार करने और राज्यों के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में योगदान का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। बैठक में खेल सचिव रवि मित्तल ने भी रवि मित्तल भी शामिल थे। तो ये आज का यानी 21 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।